Good morning class. In today's class we are going to start with the new chapter, that is human health and diseases. What is human health? तो सबसे पहले हेल्थ को डिफाइन करते हैं. हेल्थ क्या है और डिजीज क्या है. हेल्थ हेल्थ तो एशियन टाइम से ये चला रहे हैं कि हेल्थ एक डिजीज़ फ्री बॉडी है. अगर बॉडी में अगर डिजीज़ नहीं है तो इसे हेल्थ बोला जाएगा. और एक स्टेट ऑफ माइंड भी है. तो अगर हमारा माइंड विदाउट स्ट्रेस है और हम डिजीज़ फ्री हैं तो उस पर्सन को हेल्दी बोला जाएगा. ग्रीक टाइम में, एशियन टाइम में इसे बोला गया था. तो क्या बोला गया था कि ये एक स्टेट ऑफ माइंड है, स्टेट ऑफ हेल्दी माइंड और स्ट्रेस फ्री माइंड. माइंड एंड डिजीज फ्री बॉडी. डिजीज फ्री बॉडी. ना फिर बाद में ये कंसीडर किया कि सिर्फ हेल्दी या डिजीज फ्री बॉडी होने से ही एक पर्सन को हेल्दी नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि उसके साथ उसके माइंड का स्टेट भी देखना. अगर ह्यूमन अच्छा फील नहीं कर रहा है और वो उसके पास स्ट्रेस है कोई, या कोई एंजाइटी है या डिप्रेशन है और कोई मेंटल इलनेस है, तो ऐसे पर्सन को अगर सिर्फ डिजीज फ्री होगा तो ऐसे पर्सन को हम हेल्दी नहीं बोल सकते हैं. अगर कोई एक पर्सन है और उसके पास कोई उसके बॉडी में कोई सिम्टम्स नहीं है और किसी भी डिजीज़ के कोई सिम्टम्स नहीं है, तो ऐसे पर्सन को हम हेल्दी नहीं बोल सकते हैं या कंसीडर नहीं कर सकते हैं इन हेल्दी पर्सन के रूप में उन्हें कंसीडर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि माइंड का स्ट्रेस, माइंड का स्टेट भी मायने रखता है इसमें कि प्रेजेंट जो पर्सन है वो किस स्टेट ऑफ माइंड में है. अगर उसे एंजाइटी है या कोई स्ट्रेस है या कोई डिप्रेशन है या उसका मूड स्विंग कर रहा है, मूड अच्छा नहीं है, एंगर फील कर रहा है, लो फील कर रहा है, तो ऐसे पर्सन को डिजीज फ्री है वो पर्सन, लेकिन हेल्दी अभी भी उसे नहीं बोला जा सकता है, क्योंकि माइंड कैसा है, पर्सन कैसा बिहेव कर रहा है, अनईजी बिहेव कर रहा है, एंजाइटी है, पर्सन में एंजाइटी कोई है या स्ट्रेस फील कर रहा है या मूडीनेस फील कर रहा है, मतलब सडन हैप्पी हो जा रहा है या सडन फिर अगले ही पल वो बहुत सैड फील करने लग जा रहा है. तो क्या है, वो स्टेट ऑफ माइंड उसका डिफरेंट है ना. ये तो था डिजीज कैसे, हेल्थ इस पे डिपेंड कर, सिर्फ डिजीज फ्री नहीं होगा हेल्दी. एक हेल्दी पर्सन को डिजीज फ्री पर्सन को हेल्दी नहीं बोला जा सकता है ना. पहला तो फर्स्ट ये है. सेकंड, माइंड, सेकंड है मेंटल स्टेट. तो मेंटल स्टेट उसका कैसा है, एंजाइटी तो नहीं है, पर्सन को किसी चीज की एंजाइटी या स्ट्रेस या सैड मूड या मेंटल इलनेस नहीं है, डिप्रेशन फॉर एग्जांपल, डिप्रेशन तो नहीं है. तो ये स्टेट ऑफ माइंड क्या है पर्सन का, उसको भी कंसीडर किया जाता है इन हेल्थ ना. थर्ड इज सोशल वेलबींग. पर्सन का सोशल स्टेटस क्या है. फॉर एग्जांपल, अगर पर्सन पॉल्यूटेड एरिया में रह रहा है या स्लमी एरिया में रह रहा है, अगर हमारा मूड अच्छा है, मेंटल स्टेट अच्छा है, डिजीज फ्री है, लेकिन हम कहाँ रह रहे हैं, हम एक ऐसे स्लमी एरिया में रह रहे हैं जहाँ बहुत ज़्यादा पॉल्यूटेंट हैं या किसी हमारे
पॉन्ड के बगल में अगर हमारा घर है और वहाँ पे बहुत गंदगी है या बहुत कैसा स्लमी एरिया है या वहाँ पे बहुत पॉल्यूशन है, फॉर एग्जांपल जैसे कि इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहाँ पे क्या है कि एयर पॉल्यूटेंट ज़्यादा होंगे। अगर हम किसी सिटी में रह रहे हैं, सिटी के मिडिल में रह रहे हैं, तो वहाँ पे क्या होगा, नॉइज़ पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा होगा। कार्स एंड बसेस के हॉर्न्स हमेशा सुनाई देंगे, तो वो क्या करेंगे, वो भी एक हम भले मेंटल स्टेट हमारा, हमें कोई चिंता नहीं है, एंजाइटी नहीं है और डिजीज़ फ्री बॉडी भी है, लेकिन हमारा एनवायरनमेंट क्या है, एनवायरनमेंट में पॉल्यूटेंट है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन हो या नॉइज़ पॉल्यूशन हो, या हम किसी स्लमी एरिया में रह रहे हैं या किसी ऐसे एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे डस्ट बहुत ज़्यादा है या पॉल्यूटेंट बहुत ज़्यादा है, तो क्या है, सोशल बीइंग, हम वेलबींग भी हमारा डिपेंड करता है हम किस एरिया में रह रहे हैं और किस लोकेलिटी में, किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं, तो उस पर भी हमारी हेल्थ डिपेंड करती है। क्योंकि हमारा अगर एरिया अच्छा नहीं होगा, हमारा एटमॉस्फेयर नहीं अच्छा होगा, या हम ऐसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं जहाँ पे ग्रीनरी नहीं है, जहाँ पे नेचुरल एनवायरनमेंट नहीं है, सिटी के मिडिल प्लेस में रह रहे हैं जहाँ पे नॉइज़ पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन एंड या इंडस्ट्रियल एरिया में रह रहे हैं जहाँ पे केमिकल पॉल्यूशन भी है, तो क्या है, वो क्या करेगा, कहीं ना कहीं हमारे हेल्थ को अफेक्ट करेगा। तो ये एक हेल्दी पर्सन में ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए, मतलब उसकी डिजीज़ फ्री बॉडी होनी चाहिए, मेंटल स्टेट उसका अच्छा होना चाहिए, कोई एंजाइटी या कोई स्ट्रेस या मूडीनेस नहीं होना चाहिए, एंड सोशल बीइंगनेस, उसके आसपास का एनवायरनमेंट भी अच्छा होना चाहिए। तो ये सभी क्या है, एक हेल्दी पर्सन को डिनोट करते हैं। अब नाउ व्हाट इज डिजीज? डिजीज मेनली 2 टाइप्स की होती है, 2 ग्रुप में जिन्हें डिवाइड किया जा सकता है। ये है फर्स्ट ग्रुप इन्फेक्टियस, सेकेंड नॉन इन्फेक्टियस। इन्फेक्शियस हम उससे बोल सकते हैं जो मतलब किसी एक पर्सन से अनदर पर्सन पे ट्रांसमिट हो रहा है। फॉर एग्जांपल जैसे वूपिंग कफ है, वूपिंग कफ क्या है, वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसमिट हो सकता है। या एड्स है, तो ये क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसमिट हो रहा है, तो ऐसी डिजीज को क्या बोला जाएगा, इन्फेक्शियस डिजीज। और नॉन इन्फेक्शियस डिजीज उसे बोला जाएगा जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजली क्या नहीं ट्रांसमिट होता है, ऐसे डिजीज को नॉन इन्फेक्शियस डिजीज बोला जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल कैंसर। इन्फेक्शियस डिजीज में वूपिंग कफ, वूपिंग और कॉमन वूपिंग कफ या और कॉमन कोल्ड, पॉक्सेस लाइक चिकन पॉक्स, स्मॉल पॉक्स। और नॉन इन्फेक्शियस में एग्जांपल है कैंसर जो एक पर्सन से अनदर पर्सन ट्रांसमिट नहीं होते, ये इंटरनल कॉज हो सकता है या रेडिएशन हो सकता है, केमिकल कोई कॉज हो सकता है कैंसर का, लेकिन एक पर्सन से दूसरे पर्सन में इजीली ट्रांसमिट नहीं होते हैं। तो इन्फेक्शियस डिजीज में ऐसे भी डिजीज आते हैं, यहाँ पे जो जेनेटिक भी होते हैं, नॉन जेनेटिक भी होते हैं। अब डिजीज now further group into genetic and non-genetic. Genetic, second is non-genetic. जेनेटिक उन्हें बोला जाता है जो इजली उनके पेरेंट्स से इनहेरिट होके उनके चाइल्ड में आ जाते हैं।
या मदर और फादर में उनके ट्रेड्स हों और उनके चाइल्ड में आ जाए। लेकिन मदर फादर में फॉर एग्जांपल कुछ ऐसे भी डिजीज होते हैं जो मदर फादर को अफेक्ट तो नहीं करते, लेकिन उनके जो ऑफस्प्रिंग होते हैं उनको जरूर अफेक्ट करते हैं। फॉर एग्जांपल हीमोफीलिया। हीमोफीलिया हीमोफीलिया एक ऐसी डिजीज है जो जेनेटिक होती है, लेकिन इसमें क्या फीमेल में इजली ये डिनोटेड नहीं होती है, क्योंकि फीमेल जो मदर होती है वो एज ए कैरियर शो करती है। इसमें फीमेल मदर में ये शो नहीं होता है, लेकिन अगर उसका कोई सन है तो वो क्या होगा, वो हीमोफिलिक ट्रेट ज़रूर शो करेगा। और फीमेल एज ए जो मदर होती है वो एज ए कैरियर इस डिजीज़ को ट्रांसमिट करती है। और नॉन जेनेटिक क्या है? अब जेनेटिक में एग्जांपल बहुत सारे डिजीज़ हैं। जेनेटिक में जो जेनेटिकली फॉर एग्जांपल डिप्रेशन, सिकल सेल एनीमिया, एनीमिया एंड नॉन जेनेटिक डिजीज में सभी डिजीज आ सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि वो किस वेक्टर पे डिपेंड करते हैं। वेक्टर्स बहुत से ऐसे डिजीजेस होते हैं जो वेक्टर के थ्रू भी कॉज होते हैं और विदाउट वेक्टर भी कॉज होते हैं। तो ये वो सभी इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, सभी नॉन जेनेटिक डिजीजेज में आ जाते हैं। अब डिजीज क्या है? ये सभी डिजीज को ग्रुप कर दिया गया। अब डिजीज क्या है? डिजीज को डिफाइन कर लेते हैं। डिजीज एक ऐसा स्टेट है जिसमें कोई भी बॉडी पार्ट या हो सकता है एक से ज़्यादा बॉडी पार्ट अनकंफर्टेबल हो अपने वर्क को करने में। अगर फॉर एग्जांपल यहाँ पे डिजीज है कॉमन कोल्ड अगर ले लिया जाए तो इसमें क्या होता है कि हमारे लंग्स अनकंफर्टेबल वर्क करते हैं या लेस वर्क करते हैं, या उनमें हमारे लंग्स में क्या हो जाता है, क्योंकि लंग्स अफेक्टेड हो जाते हैं और रेस्पिरेटरी ट्रैक अफेक्टेड हो जाता है, तो हमें रेस्पिरेशन करने में या सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो इसमें क्या हुआ, कॉमन कोल्ड में क्या हो गया, हमें सांस लेने में प्रॉब्लम हो गई, रेस्पिरेटरी ट्रैक इन्फेक्टेड हो गया और रेस्पिरेशन हम प्रॉपरली नहीं हो पा रहा है। तो डिजीज से क्या हुआ कि डिजीज ने क्या किया कि हमारे एक ऑर्गन और मोर देन वन ऑर्गन को अफेक्ट कर दिया, क्योंकि इसमें पूरा रेस्पिरेटरी ट्रैक और लंग्स दोनों अफेक्ट होते हैं और गला भी हमारा अफेक्ट होता है। तो इस तरीके से मोर देन वन ऑर्गन अफेक्ट होते हैं तो कॉमन कोल्ड में। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल ले रहे हैं। नेक्स्ट एग्जांपल है फॉर एग्जांपल टाइफाइड। अब टाइफाइड जब कॉज होता है, ये भी इन्फेक्शन है, ये बैक्टीरिया के थ्रू होता है। अब जब ये कॉज होता है तो इसमें बहुत सारे ऑर्गन, फॉर एग्जांपल जैसे ये ब्लड में इन्फेक्शन कॉज करता है और ये कॉन्स्टिपेशन लाता है। कॉन्स्टिपेशन होता है तो क्या होता है, हेडेक कॉज करता है, तो हमारा माइंड तो अफेक्टेड हुआ, साथ में ब्लड इन्फेक्शन होता है तो ब्लड हमारी इन्फेक्टेड हो गई। इसके बाद कॉन्स्टिपेशन तो हमारा स्टमक अफेक्टेड हो गया इससे, टाइफाइड से। और हाई फीवर, इसमें हाई फीवर हो जाता है तो पूरी बॉडी अफेक्टेड हो जाती है। तो क्या हुआ कि कोई डिजीज क्या हो गई कि किसी भी ऑर्गन या मोर देन वन ऑर्गन को इनेबल कर देता है उसके प्रॉपर फंक्शनिंग को करने में। कोई भी अगर ऑर्गन है इनेबल है अपने प्रॉपर फंक्शन को करने में, तो हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे डिजीज हो गई है। अब डिजीज जो है कॉमन, हम डिजीज है वो कैसे होते हैं, हमने जेनेटिक भी देखा, इन्फेक्शियस, नॉन जेनेटिक। अब इसमें वेक्टर्स अगर हैं तो वो कैसे हो रहे हैं, या एजेंट्स हैं तो वो कैसे हो रहे हैं। तो एजेंट्स
फॉर एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पे एजेंट्स, डिजीज के एजेंट्स कैसे होते हैं। हाँ, एजेंट कौन कौन से हो सकते हैं? फिजिकल एजेंट, फॉर एग्जाम्पल अगर यूवी रेडिएशन हो रहा है, तो यूवी रेडिएशन हो रहा है, नॉइज पॉल्यूशन हो रहा है, एयर पॉल्यूशन के थ्रू हमें कोई डिजीज हो रही है, तो वो कैसे आएगा? फिजिकल एजेंट में आएगा। यूवी रेडिएशन, एग्जाम्पल में, तो ये क्या यूवी रेडिएशन क्या कॉज करता है? अब ये क्या सीधे म्यूटेशन कॉज करता है इन डीएनए। एक एग्जांपल है, यहाँ डाइमर ऑफ थायमिडीन का बन जाता है। यहाँ पे अगर नाइट्रोजनस बेस थायमीन है, अगर यूवी रेडिएशन से क्या होता है, यहाँ पे डाइमर, थायमिडीन के डाइमर बन जाते हैं। थायमीन किससे बाइंड कर जाता है? फिर से थायमीन से, जबकि एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। थायमीन हमेशा एडेनिन से बाइंड करेगा, लेकिन रेडिएशन की वजह से क्या हुआ, थायमीन की बॉन्डिंग हो जाती है थायमीन से। अब ये डीएनए में क्या हुआ कि म्यूटेशन कॉज हो गया, किससे? यूवी रेडिएशन से। तो ये किस में आ गए? फिजिकल एजेंट में आ गए। नाउ सेकेंड इज केमिकल एजेंट। केमिकल एजेंट कौन से हैं? अगर किसी केमिकल के थ्रू हमें डिजीज कॉज हो रहा है, और वेदर वो केमिकल इन बॉडी के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है उस केमिकल का, या आउटसाइड से वो केमिकल आ रहा है, तो ऐसे मतलब ऐसे एजेंट को क्या बोलेंगे? केमिकल। फॉर एग्जांपल जैसे हमारे में यूरिक एसिड अगर बढ़ जाए, यूरिक एसिड केमिकल है, यूरिक एसिड केमिकल है जो बॉडी के अंदर ही क्या है, केमिकल इंक्रीज हो गया और वो डिपॉजिट होने लगा, तो ये क्या? गाउट डिजीज कॉज करेगा। और अदर केमिकल है जैसे पॉल्यूटेंट्स हैं, बहुत सारे पॉल्यूटेंट्स हैं जो अगर इंक्रीज कर जाए तो केमिकल, या सिट्रीन है वो इंक्रीज कर जाए तो वो क्या करेगा? वो किडनी को हमारे अफेक्ट करेंगे, पॉल्यूटेंट्स हैं तो वो बहुत सारे केमिकल्स ऐसे होते हैं, फॉर एग्जांपल कार्बन मोनोऑक्साइड, ये क्या है? केमिकल है। अब ये केमिकल क्या है? ये डिजीज कॉज करता है, ये हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाता है। अब हीमोग्लोबिन से बाइंड कर कार्बन मोनोऑक्साइड बाइंड कर गया तो क्या है? ऑक्सीजन को जगह नहीं मिल पाती है कि वो हीमोग्लोबिन से बाइंड कर जाए, और ऐसे पर्सन क्या चला जाता है? कोमा में चला जाता है, कोमा में चला जाता है। तो ये क्या है? केमिकल है, गैसियस केमिकल में आ जाएंगे ये। नाउ थर्ड इज मैकेनिकल एजेंट। मैकेनिकल एजेंट में जैसे अगर कोई आउटर फोर्स अप्लाई किया जाए हमारे बॉडी पर, एग्जाम्पल किसी ने धक्का मार दिया, तेज से फोर्स लगा दिया, तो क्या हुआ? हमारा कोई भी बोन फ्रैक्चर हो जाएगा। तो फ्रैक्चर हो गया, अब हम क्या, डिसेबिलिटी कॉज हो गई हैंड में, तो वो क्या हो गया? डिजीज फिर कॉज कर देगा। क्या हो गया? हमारे में फ्रैक्चर हो गया। तो मैकेनिकल एजेंट कोई भी आउटर फोर्स अगर अप्लाई किया जाए बॉडी पर तो क्या हो सकता है? फ्रैक्चर हो सकते हैं या कोई भी तो ये सब क्या है? ये मैकेनिकल एजेंट में आएंगे। नाउ फोर्थ इज बायोलॉजिकल एजेंट। बायोलॉजिकल एजेंट में बहुत सारे हैं, मतलब मैक्सिमम हमारे में डिजीज कॉज करने वाले बायोलॉजिकल एजेंट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वायरस है, बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया है। वायरस
क्या कॉज करेगा? कॉमन कोल्ड, पॉक्स, स्मॉल पॉक्स, चिकन पॉक्स, वूपिंग कफ, एड्स, HIV। एंड अगर प्रोटोजोन मलेरिया कॉज करेगा, मलेरिया। एंड बैक्टीरिया के थ्रू क्या हो जाएगा? बैक्टीरिया टाइफॉइड में, और टाइफॉइड, टिटनस, निमोनिया, ये सभी बैक्टीरिया के थ्रू होते हैं। हेलमिंथिस डिजीज, बहुत सारे हेलमिंथिस होते हैं। फॉर एग्जांपल एस्केरिस, ये क्या करते हैं? ये एस्केरियासिस कॉज करते हैं। ये पूरे इंटेस्टाइन को ब्लॉक कर देते हैं और क्या करते हैं? ऐसे पैरासाइट बिहेव करते हैं। तो जितने भी एजेंट्स होते हैं, बायोलॉजिकल एजेंट, मैक्सिमम पैरासाइट्स होते हैं। ये क्या करते हैं कि ह्यूमन बॉडी को सबसे पहले इन्फेक्ट करते हैं और इन्फेक्शन के थ्रू वो क्या करते हैं? वो अपना एनवायरनमेंट ह्यूमन बॉडी के अंदर तैयार करते हैं जिसमें वो रह पाए, प्रॉपरली वो रह पाए, और उन्हीं से न्यूट्रिशन लेते हैं और अपने आप को मल्टीप्लाई करते हैं। तो मैक्सिमम जो बायोलॉजिकल एजेंट है वो पैरासाइट्स हैं। तो सबसे पहले हम जितनी भी डिजीज है उसमें बायोलॉजिकल एजेंट्स की स्टडी करेंगे। बायोलॉजिकल एजेंट्स, तो यहाँ पे हम डिजीज स्टडी करेंगे। डिजीज में बायोलॉजिकल एजेंट्स से कॉज होने वाली जितनी भी डिजीज हैं उन्हें स्टडी करेंगे। अब बायोलॉजिकल एजेंट्स में बैक्टीरिया के थ्रू जितनी भी डिजीज होती हैं उन्हें स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया डिजीज में सबसे पहली डिजीज है टाइफॉइड। टाइफॉइड डिजीज का कॉजिंग एजेंट है, कॉजिंग एजेंट साल्मोनेला टाइफी। टाइफॉइड किससे कॉज होता है? साल्मोनेला टाइफी। ये क्या है? ये बैक्टीरिया है। ये ह्यूमन बॉडी में कैसे एंटर करता है? बाय कंटामिनेटेड फूड और कंटामिनेटेड वाटर। अब ये क्या होते हैं? जैसे भी ये स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्पोर्स क्या होते हैं? किसी भी जो बाहर जितना भी फूड मटेरियल मिलता है, जैसे कि कोई भी बाहर का सामान हो गया, जो रोड पे मिलने वाला जितने भी जैसे चाट, गोलगप्पे, ये सब हो गए, ये सब रोड पे मिलते हैं। अब ये क्या हुए कि जब धूल मिट्टी ये सब पड़ता है तो उसके साथ क्या होता है कि टाइफी के स्पोर्स भी उस फूड पर आ जाते हैं, उस फूड और वाटर पे आ जाते हैं। जो अब इनके स्पोर्स एज सच वहाँ पे पड़े रहेंगे जब तक कि वो किसी ह्यूमन बॉडी में इंटर न कर जाए। अब जब ह्यूमन उसे ले लेता है, कोई भी फूड या कंटामिनेटेड फूड या वाटर जब ले लेता है, अब ये इसके साल्मोनेला के जो स्पोर्स हैं वो ह्यूमन बॉडी में इंटर कर जाते हैं। अब इंटर करने के बाद ये सबसे पहले स्टमक में इन्फेक्शन कॉज करते हैं और ये स्टमक के थ्रू स्टमक से ब्लड के थ्रू पूरे बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं। तो ये इसका जो साल्मोनेला टाइफी है, ये बैक्टीरिया है। अब ये कैसे ट्रांसफर होता है? ट्रांसफर बाय कंटामिनेटेड फूड।
फूड और वाटर। कंटामिनेटेड फूड और वाटर से ये ट्रांसमिट होते हैं। अब ये इन्फेक्शन कहाँ कॉज करते हैं? इन्फेक्शन कहाँ कॉज करते हैं? सबसे पहले ये स्टमक में एंटर करते हैं। स्टमक में एंटर करने के बाद ये ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। पूरी बॉडी में इन्फेक्शन कॉज करते हैं। अब जब इन्फेक्शन हो जाता है तो सिम्टम्स कैसे दिखाई देते हैं? जो भी पेशेंट्स हैं उनके सिम्टम्स, अब यहाँ पे सिम्टम इसके डिस्कस कर लेते हैं। सिम्टम्स ऑफ टाइफाइड। टाइफाइड के सिम्टम्स क्या है? सबसे पहला सिम्टम है फीवर आना। फीवर कितना होता है? 98 डिग्री सेंटीग्रेड से लेके 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक फीवर आ सकता है। नाउ सेकेंड इज कॉन्स्टिपेशन। कॉन्स्टिपेशन प्रॉब्लम हो जाती है। लॉस ऑफ एपेटाइट। क्या हो जाता है? ऐसे पर्सन को भूख नहीं लगती है। एंड फोर्थ इज टायर्डनेस। ऐसा पर्सन थका हुआ फील करता है। तो टाइफाइड के सिम्टम क्या है? सबसे पहले फीवर आएगा। फीवर कितना हो सकता है? 39 डिग्री अगर सेंटीग्रेड में अगर इसे देखेंगे तो 39 डिग्री सेंटीग्रेड से 40 डिग्री सेंटीग्रेड, और अगर फ़ारेनहाइट में देखेंगे तो 100 डिग्री फ़ारेनहाइट से 104 डिग्री फ़ारेनहाइट तक टेम्परेचर हो सकता है। और कॉन्स्टिपेशन होता है, लॉस ऑफ एपेटाइट और टायर्डनेस होते हैं, मतलब थकावट। इन ऐसे पेशेंट में भूख नहीं लगती है, थकावट जैसा लगता है और कॉन्स्टिपेशन हो जाता है। इनका मतलब पेट साफ नहीं होगा, थकावट होगी और भूख नहीं लगेगी ऐसे पेशेंट को। और सीवियर, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन आ गई है, मतलब कि अगर हम ऐसे मतलब फीवर को रेगुलरली इग्नोर कर रहे हैं, कॉन्स्टिपेशन को इग्नोर कर रहे हैं और लॉस ऑफ एपेटाइट को, मतलब भूख नहीं लगना, इग्नोर कर रहे हैं, ऐसे सीवियर कंडीशन में क्या होगा? सीवियर कंडीशन में डेथ भी हो सकती है। ये फैटल भी हो सकता है पर्सन की, या जो इन्फेक्टेड पर्सन है टाइफाइड से उसकी डेथ भी हो सकती है। नाउ नेक्स्ट डिजीज इज टिटनस। नेक्स्ट बैक्टीरियल डिजीज इज टिटनस। टिटनस का जो कॉजिंग एजेंट है वो है क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। अब क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी बैक्टीरिया है। ये क्या होता है कि टिटनस कैसे होता है? तो जब बहुत पहले जब वॉरियर्स थे,
फॉर एग्जांपल जब वो लड़ाई करने जाया करते थे तो उनमें जब लड़ाई करने जाया करते थे तो क्या होता था, जब वो घायल हो जाते थे, जब वुंड हो जाता था तलवार के थ्रू या किसी और तलवार के ही थ्रू हो जाता था, तो क्या होता था ऐसे पर्सन क्या नीचे पड़े रहते थे और कुछ इनके जॉ लॉक हो जाते थे, स्टिफनेस आ जाती थी बॉडी में, मतलब अकड़न आ जाती थी और जॉ लॉक हो जाते थे और कुछ टाइम बाद इनकी डेथ हो जाती थी। तो ऐसा देखा गया कि जहाँ पर जैसे घोड़े होते हैं या घोड़े जहाँ पर थे और वहाँ पे जंग लगी तलवारें थी, तो उसकी वजह से ये टिटनेस, तो ऐसे जो सैनिक होते थे, वॉरियर्स होते थे, तो उनमें क्या देखा गया कि जब लड़ने के टाइम में अगर कोई इंजर्ड हो गया तलवार से, तो उनमें क्या होता था, वो कुछ टाइम बाद उनके जॉ लॉक हो जाते थे, इस पूरी बॉडी स्टिफ कर जाती थी और स्टिफनेस हो जाती थी पूरी बॉडी में और कुछ टाइम बाद उनकी डेथ हो जाती थी। तो ये कंसीडर किया गया, ये कंक्लूजन निकाला गया कि ये जंग लगी तलवार से हो सकता है और जहाँ पे घोड़े हैं वहाँ पे हो सकता है। फिर रिसर्च हुई इस पर क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी पर, तो ये पता चला कि एक्चुअली में ऐसा नहीं है, ये सिर्फ जंग लगी तलवार से नहीं होता है। अगर जंग लगा लोहा या कुछ भी ऐसा नहीं है, अगर प्लास्टिक से भी कट जाए हाथ, सिर्फ कटने से क्या होगा, एटमॉस्फेयर में क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी के स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। अब वो स्पोर्स अगर एंटर कर जाए और वो बैक्टीरिया ही डायरेक्ट एंटर कर जाए तो वो टिटनेस कॉज कर सकता है। ये जनरली वहाँ पे ऐसा क्यों होता था, क्योंकि इसके जो क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी जो बैक्टीरिया है ये घोड़े के इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते थे, तो वहाँ पे ये कंक्लूजन निकाला गया कि क्योंकि वहाँ पे घोड़ों का यूज़ होता था, जब लोग जंग पे जाते थे तो घोड़े के साथ जाते थे और उन्हें क्या फाइटिंग के टाइम उनमें इंजरी हो गई, तो क्या हो गया कि घोड़े से ये इजीली ट्रांसफ़र हो जाते थे क्योंकि उनके इंटेस्टाइन में ये ऑलरेडी प्रेजेंट थे। तो क्या उनका फीकस मैटर है या कुछ भी यूरिन है, उसके थ्रू क्या हो गए, ये जितने भी वॉरियर्स हैं वहाँ पे क्योंकि वो कटे हुए रहते थे, उनमें वुंड रहता था, तो इसलिए ये ट्रांसफ़र हो जाते थे। अब ये है कि सिर्फ जंग नहीं लगा रहेगा, अगर लोहे से भी नहीं कटा है, किसी आयरन पार्टिकल नहीं है, अगर प्लास्टिक से भी कटा है, अगर कटा हुआ है, तो अगर इसके स्पोर्स प्रेजेंट है क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी या सिर्फ बैक्टीरिया ही प्रेजेंट है, तो वो ईजिली इंटर कर सकता है बॉडी में। तो इसके लिए फिर क्या होगा, जो अगर टिटनेस हो जाता है, क्लॉस्ट्रीडियम बैक्टीरिया इंटर कर जाता है और टिटनेस कॉज हो जाता है, तो इसमें जो पेशेंट है उसमें सिम्टम्स कैसे होते हैं, सिम्टम्स कैसा दिखाया जाता है। पहले तो उसके जॉ होते हैं जो वो लॉक हो जाते हैं, जॉ लॉक मतलब कंडीशन आ जाती है और पूरी बॉडी में इस स्टिफनेस या पूरी बॉडी स्टिफ कर जाती है, स्टिफनेस आ जाता है, अकड़न आ जाती है पूरी बॉडी में। और इन सीवियर केस, मतलब सीवियर केस में देखा जाए तो पर्सन क्या कर जाता है, ये फैटल डिजीज़ है, पर्सन की डेथ हो जाती है। तो क्लॉस्ट्रीडियम टिटानी से क्या हो गया कि पर्सन सीवियर केस में डेथ भी हो जाती है। अब इसको प्रोटेक्ट करने के लिए मतलब टिटनेस के इंजेक्शन पहले से ही लगा दिए जाते हैं। वो टिटनेस के इंजेक्शन से क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ पहले से ही तैयार रहती हैं, या बाद में भी अगर हमें कोई भी इंजरी हो जाती है तो उसके बाद भी लगाया जा सकता है कि ये मल्टीप्लिकेशन ना करें, और पहले भी लगा दिया जाता है कि अगर ये आए तो भी इंजेक्शन क्या करें, इन बैक्टीरिया को किल कर दे। तो इस वजह से पहले और बाद में भी यूज़ किया जाता है इंजेक्शन ना। नेक्स्ट है वायरल इन्फेक्शन, और जो डिजीज़ कॉज होती है वायरल के थ्रू, वो हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।